यस। हाँ भाई। प्यारे बच्चों नमस्कार। फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी। और आज अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जो हम ग्रुप थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे थे उसको थोड़ा हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप थ्योरी के पहले वाली क्लास में हमने एक दो एग्जांपल भी देखे और ग्रुप की डेफिनेशन देखी। कौन सा सेट जो होता है नॉन वॉइड सेट या वॉइड सेट होता है वो ग्रुप हो सकता है नहीं हो सकता। वॉइड तो हो ही नहीं सकता। नॉन वॉइड सेट कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आगे इसी क्लास को हम कंटिन्यूस करते हैं। आगे देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी बच्चा फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है तो हमारे नए बैचेस, ऑफलाइन वाले बैचेस कंटिन्यूस है, चल रहे हैं। ऑनलाइन का कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है तो अभी हम 15 तारीख से नए बैच स्टार्ट किए हैं हमने, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और फीस ऑफलाइन और ऑनलाइन की सेम रहेगी। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहाँ फोक्स कोचिंग सेंटर नौहर नाम से एक ऐप होगा, उसको डाउनलोड करो। और उसमें जितने भी कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, चाहे आप फिजिक्स से करो, चाहे आप केमिस्ट्री, चाहे आप मैथ्स से, बॉटनी और जूलॉजी, ये पांचों सब्जेक्ट के बीएससी नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए जो कोर्स है वो अवेलेबल है। और ये अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आता है आपके दिमाग में तो इन नंबरों पे आप कॉल कर लो, 9828623532 या 9982507425 नंबरों पे कॉल करो और कोई भी क्वेरी है वो सर से पूछ लो, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर मिल ही जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं ग्रुप थ्योरी को। बोर्ड का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सही लगेगा, ये ठीक रहेगा। ठीक है सर। अच्छा, अब तक हमने क्या देखा था कि नॉन वॉइड सेट होता है वो ग्रुप हो सकता है अगर वो चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करे। कौन कौन सी को? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और हाँ इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा। चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। उस पर हमने एक एग्जांपल देखा था आपकी बुक का, जी 1+1 - 1 माइनस आयोटा वाला। और उसके अलावा हम जो भी है उसी को आगे कंटिन्यूस करते हैं। आपके एग्जाम्पल देखते हैं, आपके क्वेश्चंस देखते हैं पहले। आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट ए दे रखी है आपकी बुक में, आपके सिलेबस का मामला है, तो उससे कंटिन्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। वाइट कर लेते हैं पेन को थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा नहीं है। तो इसने पहला सेक्शन में दे रखा है n+। मैंने आपको ग्रुप चेक करने का तरीका बताया था कि आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपका सेट है वो वॉइड है। तो वॉइड होगा यानी खाली होगा तो वो ग्रुप हो ही नहीं सकता, पहली कंडीशन से बाहर है। अगर वो सेट आपका फाइनाइट है, अगर वो नॉन वाइड है, तो दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है वो इनफाइनाइट में भाई नॉन वाइड में आपके पास दो प्रकार के सेट हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वो फाइनाइट सेट हो जिसमें एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट हो, और एक ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट में एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको फाइनाइट सेट मिले और आपको ग्रुप चेक करना हो तो क्या करते होते हैं हम कि हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में रिजल्ट देख लेते हैं, चारों की चारों प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करवाते हैं। अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप अपने फोल्डर में, अपने दिमाग के फोल्डर में ये डाल लो कि जब भी फाइनाइट ग्रुप होगा तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, और इनफाइनाइट ग्रुप होगा उसको कैसे चेक करेंगे। इनफाइनाइट सेट होगा, सॉरी इनफाइनाइट सेट अगर ग्रुप होना चाहता है तो इनफाइनाइट सेट वालों में थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, वर्क थोड़ा कम है। और फाइनाइट सेट में वर्क थोड़ा ज़्यादा है, दिमाग लगाना ही नहीं है। तो देखो ये कौन सा सेट है? ये कह रहा है नेचुरल नंबर का सेट है, संक्रिया कौन सी है? प्लस है। इसके लिए हमें चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे हम? क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई भी सेट है, आप पहले n को लिख लिया करो कि n में कौन कौन से नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये सारी संख्याएं इसमें है। तो क्लोजर, चार प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करवानी है इस सेट के लिए। अब क्लोजर की डेफिनेशन याद रखनी है कि a और b यदि n के हैं तो फिर a+b, यानी संक्रिया लगाओ दोनों के बीच में, वो भी किसका आना चाहिए? n का आना चाहिए। अगर आ जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर गया, अगर नहीं आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब a और b n के एलिमेंट है, इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है। a और b की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, a की जगह कुछ भी ले सकते हो। जैसे 1 ले लिया, किसी ने 2 ले लिया, हाँ लेना n का ही है। ऐसा नहीं है कि आपने 2.5 ले लिया a की जगह। 2.5 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है तो नहीं लेना है, मैंने लिखा है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आप सोचो वही है। तो फॉर ऑल का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ए और बी टाइप के एलिमेंट है। ए और बी का मतलब ए का मान कहीं से भी ले सकते हो, बी का मान इसमें से कहीं से भी ले सकते हो। दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो डजेंट मैटर। और फिर आप इन दोनों के बीच में जो भी संक्रिया दी है वो संक्रिया लगा लो दोनों एलिमेंट के बीच में। अगर वो एलिमेंट वास्तव में जो भी उनका सम होगा वो अगर नेचुरल नंबर के पास होगा तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं करता है।
अब देखो, आप, मैं कह रहा हूं कि ए और बी एन के हैं, नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर कोई भी, उनको जब मैं जोड़ूंगा तो क्या नेचुरल नंबर ही आएंगे? आपका आंसर रहेगा हाँ। आप ए की जगह जैसे 5 ले लिया, बी की जगह आपने 7 ले लिया, 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12 ही आएगा। तो 12 भी तो नेचुरल नंबर में ही होगा कहीं ना कहीं आगे। आपने ए की जगह 1 ले लिया, बी की जगह 2 ले लिया, 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 ही तो आएगा। आप किसी भी दुनिया के किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हो तो हमेशा नेचुरल नंबर आता है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर गया। चलो ठीक है, आप लिख दो समवर्त, हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लो, समवर्त गुणधर्म, समवर्त गुणधर्म का पालन होता है, पालन होता है। क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी, ये सेट, इस सेट के जो एलिमेंट है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को शो करे, साचार्यता गुणधर्म को शो करे, साचार्यता, इसको हम बोलते हैं समर्थ। तो यहाँ डेफिनेशन याद रखनी है, ए बी सी तीन एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर के हो, तो ए प्लस संक्रिया वही जो दी है, संक्रिया जो दे रखी है ना सेट में वही लगानी है, प्लस है तो प्लस, डॉट है तो डॉट, डिवाइड है तो डिवाइड। तीन नेचुरल नंबर ले, साझेदारी का मतलब है तीन नेचुरल नंबर ले लो, तीनों में से दो के बीच में, लास्ट वाले दो के बीच में संक्रिया लगाओ और जो रिजल्ट आएगा उसको पहले के बीच में लगा दो, या फिर पहले दो के बीच में लगा के लास्ट जो रिजल्ट आए उसको लास्ट वाले के साथ ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा। तो ए बी सी का मतलब आप ए की जगह 1 ले लो, बी की जगह 2 ले लो, सी की जगह 3 ले लो। कोई कहे नहीं 1 2 3 तो नहीं ले सकता मैं मेरी इच्छा है कि मैं 4 5 6 लूंगा, तो 4 5 6 ले लो, ए की जगह 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। कोई कहे नहीं यार ए बी सी तीनों की जगह 4 4 4 ही लेना है, हाँ तो डजंट मैटर, ए बी सी की जगह 4 4 कुछ भी एलिमेंट ले लो, होने नेचुरल नंबर के चाहिए। तो यहाँ से हम कहेंगे आप चाहे नेचुरल नंबर को, तीन नेचुरल नंबर को चाहे किसी हिसाब से जोड़ दो, जैसे 1 2 3 लिया है तो एक में 2 को ऐड करोगे 3 आएगा, 3 में फिर 3 को ऐड करोगे 6 आएगा, या फिर 3 में 2 को ऐड करोगे 5 आएगा, और 5 में 1 को ऐड करोगे 6 आएगा। दोनों ही तरफ से बराबर आ रहा है, इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, साचार्य गुणधर्म का पालन हो रहा है। आप नीचे लिख देना साचार्यता, साचार्यता। गुणधर्म का पालन होता है, आप लिख लेना ये बात, हर बार यही लिखना है आपको। क्लियर है सब? अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। G1 G2 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं G3। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है? रैंडमली फॉर ऑल, कोई एक एलिमेंट लो जो सेट का है, सेट इस बार n है, नेचुरल नंबर का सेट है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो जो नेचुरल नंबर का आपने ले लिया। अब डेफिनेशन होती है ए स्टार, ए स्टार का मतलब संक्रिया, संक्रिया क्या है? प्लस। चाहे आप ई को बाद में लगाओ, ई का मतलब ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, जब जब मैं ग्रुप में ई लिखूंगा उसका मतलब आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, तो ई प्लस ए, चाहे आप ए प्लस ई करो चाहे आप ई प्लस ए करो, दोनों का आंसर यही आना चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए और दोनों का आंसर यही आना चाहिए, वापस वही एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो फिर यहां से ई की वैल्यू निकालनी है, ये जो ई का मान आएगा, तो यहां से ई का मान ए प्लस ई करते हो तो बराबर ए आना चाहिए, ये पूरी समीकरण लिखोगे आप इस बात को यूं लिख लो, पहले आप इस बात को यूं लिख लो कि ए प्लस ई कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के लिए हमें उस सेट में आइडेंटिटी ढूंढना है उस संक्रिया के लिए, तो मैंने कहा ए, अगर यहाँ गुणा होता तो मैं यहाँ गुणा लगाता, ए गुणा ई, अगर ये भाग होता तो मैं यहाँ ए भाग ई करता, आंसर वापस ए ही आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी संक्रिया चाहे कोई भी हो, जो एलिमेंट लिए वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। अब अगर ये एलिमेंट वापस आ जाता है, चाहे आप ए प्लस ई करो चाहे ई को पहले लगा दो, तो ये तो होता है राइट आइडेंटिटी, ए के राइट हैंड साइड में ई जुड़ रहा है, ये ए है, ए का ये कौन सा साइड है? राइट, और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट। तो अगर ए के राइट हैंड साइड में ई जुड़ रहा है और आंसर वापस ए आ रहा है, इसका मतलब ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो राइट आइडेंटिटी है ग्रुप की। और यहां ई प्लस ए, इसका मतलब ए का ये लेफ्ट साइड है और ई इस बार लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ रहा है ए में, पर वापस एलिमेंट ही आ रहा है ए, इसका मतलब ई इस बार भी क्या है? आइडेंटिटी है, पर वो कौन सी है? लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो दोनों का मान बराबर आना चाहिए, आप किसी एक से निकाल लो, ए प्लस ई बराबर ए आना चाहिए, तो ई का मान कितना आएगा? 0। अब ये देखना है कि आइडेंटिटी जो भी आएगी, और कोई ना कोई आइडेंटिटी तो आएगी, वो आपके पास है कि नहीं। नेचुरल नंबर में 0 होता है क्या? इसका मतलब अगर कोई पूछे कि n प्लस में आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी इसके पास नहीं है, पर आइडेंटिटी 0 होती है इसकी। आइडेंटिटी का मान कितना आया? 0। क्या 0 नेचुरल नंबर में? तो मैं कहूंगा नॉट बिलोंग टू n, इसका मतलब तत्समक गुणधर्म का, आइडेंटिटी का हिंदी में होता है तत्समक, तत्समक गुणधर्म का पालन नहीं होता है, गुणधर्म का पालन नहीं होता। और मैंने कहा था कि चारों प्रॉपर्टी में से कोई भी आपको ये कहे कि इस प्रॉपर्टी का पालन नहीं हो रहा, तो फिर वह आप वहीं छोड़ दो कि वो ग्रुप नहीं है, आता ये ग्रुप नहीं है, आता है n प्लस ग्रुप नहीं है,
एन प्लस ग्रुप नहीं है। बस पहले का आंसर आ गया। आपको पूछा था कि एन प्लस ग्रुप है कि नहीं। अब आप कहोगे चौथी प्रॉपर्टी आपने देखी नहीं भाई, तीसरी फेल होगी, चौथी भले पास हो जाए तो ग्रुप तो नहीं होगा ना, कम से कम चारों प्रॉपर्टी लगनी चाहिए थी, तो चारों देखो नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो आप, इसी का जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, एन क्रॉस। तो सेट तो वही है, नेचुरल नंबर का है, 1 2 3 4। देखो थ्योरी वही रहेगी, लिखने का तरीका वही है। इस बार संक्रिया क्रॉस है, तो सबसे पहले आप क्लोजर चेक करोगे, आप लिख लेना क्लोजर एक्सेप्ट कर दिए, क्लोजर एक्सेप्ट है। इस बार क्या करोगे, डेफिनेशन वही है कि ए और बी दो नेचुरल नंबर सेट के एलिमेंट लेने हैं, और दोनों के बीच में आप क्रॉस लगा दो, क्योंकि संक्रिया इस बार प्लस नहीं है, क्रॉस है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाना चाहिए, एन का। अब दो नेचुरल नंबर है, एन की ए की जगह कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 4 4 ले लो, 4 6 ले लो, लेने हैं नेचुरल नंबर के, ऐसा नहीं कि 4.5 5.5 ले रहे हो, नहीं लेने हैं। तो क्या दो नेचुरल नंबर गुणा करेंगे नेचुरल नंबर ही आएगा, तो हम कहेंगे हाँ, तो नीचे लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रही है, ये G1 है साहब। G2 कौन सी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब तीन एलिमेंट लेंगे, इस बार किसके हैं, नेचुरल नंबर के ही होने चाहिए। अब तीनों को आगे पीछे संक्रिया रखनी है, गुणा है तो गुणा, आगे पीछे करके कैसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आना चाहिए। और आप कहोगे यहाँ से भी देख लेना, आप ए बी सी की वैल्यू रखे बराबर ही आएंगे, जैसे प्लस में आया था। G3 का मतलब होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, G3 का मतलब होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेशन वही है कि फॉर ऑल एक एलिमेंट लो जो किसका है, एन का, इस बार सेट का नाम एन है तो एन से ले लो। अब ए है वो संक्रिया में, संक्रिया गुणा है तो गुणा रखोगे, ई आएगा, और वापस क्या आ जाना चाहिए, ए ही आ जाना चाहिए, डेफिनेशन वही रहेगी, डेफिनेशन वही रहेगी, ए का नाम ये है, ई का नाम ये है, यहाँ संक्रिया चेंज होगी और आंसर ए ही आना चाहिए। अगर ए आ गया तो ई आइडेंटिटी है, और ई गुणा ए, चाहे इसको मैंने कहा था राइट आइडेंटिटी है, ये लेफ्ट आइडेंटिटी है गुणा की। तो यहाँ से एक से मान निकालो, किसी एक से, ई बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो ई का मान कितना आ गया, एक। इस बार आइडेंटिटी क्या हो गई, एक। तो क्या एक नेचुरल नंबर के पास है, हाँ साहब ये है, तो इसका मतलब गुणा की आइडेंटिटी जो है वो एक है, और इस बार ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर गया। नीचे लिख देंगे कि तत्सम गुणधर्म का पालन हो रहा है। चौथी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, मजबूरी है चौथी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। चौथी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट लो जो एन का है। अब ए, अगर अब मान लिया करो पहले कि मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट है, तो ए आपके पास, मुझे पता है कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो लेट इनवर्स ऑफ ए, आप मान लो कि बी है। अब आपने मान लिया कि ए का इनवर्स कौन है, यहाँ बी है, तो मैं कहूंगा कि ए अगर एलिमेंट है और गुणा उसी का इनवर्स अगर पास में आके बैठे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में आए और चाहे वो राइट हैंड साइड, क्योंकि बी तो ए का इनवर्स है ना, तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आएगा। ये डेफिनेशन होती है, चाहे वो पहले आ जाए चाहे बाद में। अगर वो बाद में आता है ए के, तो मैं कहूंगा ये राइट हैंड साइड में है इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ये है ए का, बी तो इनवर्स है, वो राइट हैंड साइड में बैठा है, इसका मतलब इनवर्स ऑफ ए है वो राइट हैंड साइड में है बी के, इसका मतलब ये राइट इनवर्स है। ये बी है वो ए का इनवर्स है और वो लेफ्ट साइड में है ए के, इसका मतलब ये लेफ्ट इनवर्स है। तो दोनों का आंसर ई आएगा। तो यहाँ से बी का मान निकालना होता है, बी का मान कितना आएगा, यहाँ ई का मान देखो तीसरी प्रॉपर्टी में मिलेगा आपको, ए कोई एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट है, बी इसका इनवर्स है, यहाँ से बी का मान निकालना है, बी बराबर क्या आ जाएगा, 1/a। अब आप सोचो कि क्या प्रत्येक एलिमेंट, आपने लिखा है फॉर ऑल, प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए इसका इनवर्स एन के पास होना चाहिए। अब आप कोई कहेगा कि सर ये बी क्या है, तो बी इनवर्स है सब, ए गुणा बी में बी इनवर्स है। और याद रखना गुणा की आइडेंटिटी 1 होती है, प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है, और ये बी इनवर्स है किसका, ए का। कि जैसे मैं 5 लेता हूं तो 5 का इनवर्स कौन होगा, बी, तो बी का मान कितना है, 1/5। क्या 1/5 होता है, यानी 5 एलिमेंट है क्या आपके पास, तो मैंने कहा हाँ 5 तो एन के पास है, ये रहा, ये यहाँ होगा। तो 5 का इनवर्स कौन है, आपने कहा है वो बी है, तो बी का मान कितना है, 1/a, ए की जगह कितना लिया 5, तो आप कहोगे 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5 है। क्या 1/5, 5 का इनवर्स 1/5 आया है, तो क्या 5 का इनवर्स जो आया है वो एन के पास है, तो मैं कहूंगा नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी फेल है। प्रत्येक एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट आपके पास है प्रत्येक एलिमेंट का, अब जैसे कोई एक एग्जांपल लेके देखेगा और एक की जगह एक कर लेगा, एक की जगह क्या कर लेगा, एक कर लेगा, तो एक का इनवर्स क्या आएगा, आप कहोगे 1/1, 1/1 तो एक होता है, तो एक का इनवर्स तो है ना, तो एक का भले हो, 2 का भले हो, 5 का भले हो, 7 का हो, 9 का हो, इस इन्फिनिटी एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए मुझे जिसका इनवर्स विद्यमान नहीं है, तो हम कह देंगे कि देखो साहब फॉर ऑल के लिए नहीं है, और हमारी डेफिनेशन फॉर ऑल के लिए है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए होनी चाहिए। यहाँ भी प्रत्येक एलिमेंट के लिए है, प्रत्येक डेफिनेशन प्रत्येक एलिमेंट के लिए है, और अगर प्रत्येक एलिमेंट के लिए नहीं है तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं हो सकता। तो क्या ये ग्रुप हो सकता है, ये ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है, इनवर्स प्रॉपर्टी फेल हो रही है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक, या नीचे लिख दो, आता है प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक
एलिमेंट का इनवर्स विद्यमान नहीं है, इनवर्स विद्यमान नहीं है, अतः एन क्रॉस ग्रुप नहीं है, एन क्रॉस ग्रुप तो नहीं, तो एन प्लस हुआ। एन प्लस तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ही नहीं की। तो इनवर्स देखी क्या? इनवर्स देखी ही नहीं। आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो इनवर्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो एन क्रॉस नहीं है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? ये रीजन होता है कि क्यों नहीं हुआ भाई, ग्रुप है क्या? तो आप अगर ये कह देते हो कि हाँ ग्रुप है, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि चारों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करवा दी आपने। और आप कहते हो कि नहीं ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब एक रीजन है, या तो क्लोजर एक्सेप्ट नहीं की, या क्लोजर और एसोसिएटिविटी दोनों एक्सेप्ट नहीं की, क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं की, या फिर आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं की, या इनवर्स एक्सेप्ट नहीं किया। तो कोई एक रीजन होता है, वो रीजन बताना होता है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं की। ये दूसरा था। अब मैं आपको होमवर्क में देता हूँ तीसरा क्वेश्चन, जो आपको डब्ल्यू प्लस में दे रखा है। डब्ल्यू का मतलब होता है पूर्ण संख्याओं का सेट, सी है डब्ल्यू प्लस। अब मैं बता देता हूँ, सेम ऐसे ही चलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। डब्ल्यू का मतलब है कि एक सेट आपके पास जिसमें जीरो भी ऐड है और बाकी सारे नेचुरल नंबर है। अब इसमें क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी और इनवर्स लगा के देखना भैया। क्लियर है? ये ग्रुप नहीं होगा। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें प्रत्येक एलिमेंट का G4 एक्सेप्ट नहीं करेगी। G4 एक्सेप्ट पहली दूसरी तीसरी कर जानी चाहिए। आगे देखो, डी जेड प्लस, ये हमने पहले वाली स्लाइड में कर लिया है, पहले वाली क्लास में कर लिया है। ये ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई रीजन नहीं है, इसमें चारों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो रही है। जेड क्रॉस सेट वही है। जेड का मतलब समझते हो ना? जेड का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पर होंगे पूर्णांक, पूरे पूरे अंक होने चाहिए, 2.5 3.5 वाले नहीं चलेंगे। अभी इस प्रकार के जेड माइनस है, क्यू प्लस है, क्यू क्रॉस है, इस प्रकार के सेट आप देख लेना। एक सेट में आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है इसमें एन। ये सारे क्वेश्चन करके देखना भाई, एक ही जैसे क्वेश्चन है सारे। आर क्रॉस, ये ग्रुप है क्या? ये ग्रुप होगा क्या? अब ये क्वेश्चन तो आपको 100% ही करके लेके आना है। कल वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन ग्रुप है कि नहीं है। ये क्वेश्चन ग्रुप नहीं है, पर मैं कल बताऊंगा क्यों नहीं है। आपको चेक करना है, पहले तो ये बताओ ग्रुप है कि नहीं है, और है तो क्यों है। इसका तो कोई रीजन ही नहीं है कि चारों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर जाएगा, और नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्रॉस है संक्रिया, सेट रियल नंबर का, रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सब कुछ है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस बार 3.5 5.5 0.5 √3 सारे हैं। अंडर के अंदर माइनस नहीं है, वो काल्पनिक हो जाएगा, उसके अलावा सब कुछ है। तो हो जाएगा भाई, ठीक है साहब। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब इसमें पहला एग्जांपल हमने कर लिया। अब देखो आप एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 देखो आप, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 देखो ध्यान से। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मेरे पास एक सेट है Z5 और उसमें एलिमेंट देखो कौन से है, 0 1 2 2 3 4, 5 एलिमेंट है, और संक्रिया दे रखी है प्लस के पैरों में 5, प्लस लिख रखा है और प्लस के साथ 5 लिख रखा है। अब इस बात को समझो आप क्या है। देखो नोट लगा लो, इसको मैं बोलता हूं समशेष मॉडुलो प्लस। ऐसे गुणा में भी होता है। जैसे मैं यूं कहूं कि एक एलिमेंट और पैरों में प्लस के कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब दोनों का जोड़ है। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब जोड़ है, जोड़ दो दोनों को। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी जोड़ ही है साहब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी जोड़ है, पर दो प्रकार से आएगा ये। कैसे? ये डिपेंड इस 5 पे करता है। मैं इस 5 को n से लिख देता हूं एक बार, ताकि आप सभी के लिए एक्सेप्ट करवा लो ये बात। n लिख दिया मैंने, ठीक है। ये a है और ये b है। थोड़ा साफ लिख लो, तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको दिक्कत आएगी बाद में, लाइव नहीं है जो। यहाँ n लगा लो, n के साथ कुछ भी हो सकता है। ये n की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, जैसे यहाँ 5 है तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब 2 होता है। a प्लस बी का मतलब पैरों में प्लस वाले में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये सीधा प्लस है। और अगर पैरों में लिखा होता है इसको बोलते हैं पहले समशेष मॉडुलो प्लस। क्या बोलते हैं? समशेष मॉडुलस प्लस। प्लस लिख दो या प्लस वाला साइन लगा दो, एक ही बात। और एक क्रॉस में भी होता है ऐसा भाई, आगे मैं इसी में लिख दूंगा, क्रॉस में भी होता है। क्रॉस 5 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, n लगा सकते हो। यहाँ क्या लगा सकते हो? n लगा सकते हो। ये ऐसे भी होता है, ठीक है ना। ये इसकी हम बाद में बात करेंगे, जब एग्जाम्पल आएगा तो हम वो भी लिख लेंगे। तो एक बार ये देखो, इसका मतलब क्या होता है कि जोड़ना ही है, पर कब तक जोड़ना है? इसका मतलब a प्लस बी ही करना है।
कब तक? जब तक a प्लस बी की वैल्यू n से कम ना आए। a प्लस बी की वैल्यू जैसे 5 है, तो जब तक जोड़ते जाओ दोनों संख्याओं को जब तक वो 5 ना हो जाए, जब तक जोड़ते जाओ जब तक वो रिजल्ट आपको पैरों वाला नहीं मिल जाए। और अगर वो पैरों वाला रिजल्ट मिल जाए या उससे बड़ा रिजल्ट, a प्लस बी को जोड़ोगे तो कई बार ऐसा होगा कि उनका जोड़ है वो उस 5 या 5 से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, 5 या 5 से ज्यादा स्टार्ट होना जाए, तो उस जोड़ में से उस नंबर को माइनस कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो लिखा जाएगा। इसलिए जो शेषफल बचता है वो लिखते हैं। शेषफल बचेगा क्योंकि a प्लस बी में कोई शेषफल नहीं है, a प्लस बी बड़ा हो गया, जैसे 6 आ गया रिजल्ट, तो 6 में फिर -5 करो तो शेषफल कितना बच गया आपको? 1 बच गया। इसलिए इसका नाम पड़ गया समशेष मॉड्यूलस प्लस रिजल्ट। मॉड्यूलस इसलिए, मॉड्यूलस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वाला समशेष लिखा जाएगा, हमेशा क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव वाला। अब पॉजिटिव और नेगेटिव समशेष क्या है? देखो सब पॉजिटिव, मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब है जैसे मैं 6 को 5 से डिवाइड करूं, 6 को 5 से डिवाइड करता हूं तो आप क्या लिखते हो? 5 × 5, शेषफल कितना बच गया? आप ऐसा भी तो कर सकते थे यार, ऐसा भी तो सिखाया आपको सर ने कि 5 दूए 10 और माइनस करो, -4 शेषफल बच के। शेषफल तो -4 भी है, पर इसने कहा है पॉजिटिव वाला शेषफल लेना है, यानी मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव वाला शेषफल लेना है, यानी उससे कम वाला ही रखना है रिजल्ट में, ठीक है ना? तो ये बड़ा मान लो है। तो इसी की मैं डेफिनेशन साथ में लिख देता हूं। तो समशेष मॉडुलस प्लस को समझ गए? संक्रिया क्या क्या काम आएगी? सॉरी, संक्रिया क्या काम आएगी वो देखो यहाँ, और एक लिख लो नोट में ही कि कई बार मैं a क्रॉस b देता हूं। a क्रॉस b का मतलब क्या है? a क्रॉस b का मतलब गुणा ही करना है, सीधा गुणा ही है। छोटी क्लास में पता ही हमें कि a क्रॉस b तो गुणा ही होता है, पर इसी का दूसरा रूप ऐसा भी मिलेगा, a क्रॉस n b। तो इसके भी दो मतलब है। क्या मतलब है साहब? कि आप a गुणा b करते जाओ, कब तक? जब तक a गुणा b का मान n या n से छोटा है। यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ वाले में इक्वल टू है, इक्वल आ सकता है, यहाँ इक्वल नहीं आता है। और अगर a गुणा b का मान n से बड़ा आना स्टार्ट हो जाए तो आप a गुणा b जो भी आपने किया उसको n से डिवाइड करो, और आपके पास जो शेषफल बचेगा ना r, ये क्या है? शेषफल, वो लिखना है आपको, वो लिखना है। ये दोनों बातें क्लियर होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैं लिखता 3, यहाँ 5 लगा देता और यहाँ गुणा, यानी करना गुणा ही है, पर 6 5 से बड़ा हो गया, 5 से बड़ा होते ही क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक आंसर आ जाएगा। अगर मैं 3 और यहाँ गुणा 3 लिखता और यहाँ 4 लिखता तो 4 3 12, और 12 को 3 से डिवाइड करता, पूरा पूरा भाग चला जाता, शेषफल कितना बचता? 0। तो शेषफल ही लिखना है यहाँ। क्लियर है? ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन देखो आप दोबारा, ये नोट लगा लो और ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है अपना ये। पहले तो ये बात डिसाइड कर लो, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस वाली स्लाइड में। एग्जाम्पल नंबर 4 कि मेरे पास Z5 है, Z5 का मतलब इंटीजर नंबर है, 5 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 ही है, 5 ही है, और संक्रिया है +5। तो ये देखो कि क्या ये ग्रुप हो सकता है? तो मैंने कहा कि आप डिसाइड कर लिया करो पहले, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो ये इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है? तो आप कहोगे इनफाइनाइट क्या होता है? तो जिस सेट में एलिमेंटों की संख्या अनंत है वो इनफाइनाइट सेट है, जिस सेट में एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट है वो फाइनाइट सेट है। तो यहाँ एलिमेंटों की संख्या 5 ही है यार, 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, फाइनाइट है तो ये फाइनाइट सेट है। और अगर ये फाइनाइट सेट है तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं टेबल से कर लूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा? टेबल से कर लूंगा, सीधी सी बात है। जो भी फाइनाइट होगा उसको मैं टेबल से। और कैसे करते हैं? यहाँ संक्रिया लगाता हूँ, जो संक्रिया वही, प्लस है तो प्लस, गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग, माइनस है तो माइनस, स्टार है तो स्टार, जो भी संक्रिया है, और यहाँ वापस एलिमेंट रखते हैं। जैसे 1 आयोटा -आयोटा वाला एग्जाम्पल में किया था हमने, आप पीछे वाले वीडियो को देख लो, वहां भी हमने सेम काम कर रखा है, टेबल बनाते हैं हम जहां भी फाइनाइट होता है। देख लिया? वापस एलिमेंट यहाँ भी और यहाँ भी। अब 0 + 5 0, तो 0 में 0 को ऐड करना है, 0 में 1 को ऐड करना है, ऐड ही है इसका मतलब 2, 0 का 3 में ऐड 3, 0 को 4 में ऐड 4। अब 1 ऐड होगा 0 में तो 1, 1 ऐड होगा 1 में तो 2, 1 ऐड होगा 2 में तो 3, 1 ऐड होगा 3 में तो 4, और 1 ऐड होगा 4 में तो आ गया 5। पीछे वाली स्लाइड में देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं a + b करता हूं और उसका मान जो पेयर में लिखा है प्लस के उसके बराबर या बड़ा हो जाए तो माइनस कर देना उस n को, सॉरी। तो यहां देखो 1 और 4 5, पेयरों में क्या दे रखा है? 5, 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो माइनस कर दो, 5 5 5 0, 2 3 4
4 और 2 3 और 2 5, 5 में से 5 के 0, 4 और 2 6, बड़े हो गया, बड़ा हो गया, 6 माइनस 5 है 1, 3 0 3, 3 1 4, 3 2 5, 5 में 5 गया 0, 3 और 3 6, 1, 3 और 4 7, हल हल 8 टेबल बन जाएगी साहब अपनी, 4 1 5 0, 8 बच्चा को 1, 8 बच्चा को 2, अब देख लियो कि यहाँ बच्चा को, क्योंकि 4 4 8 होगा, 8 में 5 घटा दियो 3 बच्चा को। अब ये टेबल में ही है सारो, क्लोजर भी में ही है, एसोसिएटिविटी भी है, आइडेंटिटी भी में है, इनवर्स भी में है। टेबल में देखो किया देखांगा, टेबल में देखने खातर क्यों है, क्लोजर प्रॉपर्टी किया देखांगा, सारों पहले क्लोजर देखा, क्लोजर को मतलब क्लोजर की डेफिनेशन लिख दूं मैं थान पहले, बारी बारी लिख ली ताकि याद रह जाए। जीवन को मतलब हो क्लोजर। अब क्लोजर हुआ है कि दो एलिमेंट लियो जिसका सेट का होना चाहिए। अब सेट किस है, सेट है Z5, तो Z5 ही लिखो नाम, Z5 सेट है तो Z5 ही लिखना है। अब क्या दोनों सेटा दोनों एलिमेंटा के बीच में बस संक्रिया लगा दो, +5 है तो +5 ही लिखांगे यार, वापस किंग आनी चाहिए Z की, अगर आ गई तो क्लोजर एक्सेप्ट कर जाएगी, अगर नहीं आई, अब नहीं आई तो क्लोजर एक्सेप्ट कौन करेगी। अब थे को A और B Z का होना चाहिए पहली बात, और दोनों के बीच में संक्रिया लगा लो भाई, सीधी सी बात है, A की जगह या तो 0 रखूंगा, या A की जगह 1 रखूंगा, या A की जगह 2 रखूंगा, A की जगह 3 रखूंगा, या A की जगह 4 रखूंगा, इनके अलावा तो की रखी कौन सा, क्योंकि लेना किंग है होना Z5 का चाहिए, तो Z5 का तो 5 ही एलिमेंट है गिना गिना है, A 0 और 1 2 3 4, A की जगह है आज के और B की जगह है आज के, तो जब भी कोई भी एलिमेंट A और B के साथ ऐड होगा और संक्रिया लगेगी तो वही तो रिजल्ट मिलेगा अपन है, वही तो ही तो मामला है प्रोडक्टर हो, वही तो मिलेगा यार। तो इसमें क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो जी के Z5 के पास नहीं है, देख लो भले, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट क्यों आया है, क्योंकि इसने और इसने, यानी A की जगह आपने 3 लिया होगा और B की जगह आपने 2 लिया होगा, या A की जगह आपने 2 लिया होगा, A की जगह आपने 2 लिया होगा और B की जगह आपने 3 लिया होगा, किए ही कर लो उसे, किए ही कर लो उसे, वो है प्रोडक्ट। तो क्लोजर टेबल में देखने से साफ साफ सारणी से, इसका क्वेश्चन नाम यही लिखना है, सारणी से समवर्त गुणधर्म का पालन हो रहा है, बस क्या गो समवर्त गुणधर्म का पालन होता है, समवर्त गुणधर्म का पालन, अल्लाह साहब सारणी देखना, खत्म हो गया काम, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिविटी। मैं थाने पहले ही बताई कि प्लस में ना चेक करो बोले, सीधी लिखते हो, और चेक करनी है तो चेक कर लो, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन हुआ A B C 3 एलिमेंट लियो, अब बराबर भी हो उसका, अलग अलग भी हो उसका, बार बार तो क्या बताना यार, ये बात नहीं, संक्रिया भाई रखनी है, संक्रिया जी की है भाई, अब +5 है तो +5 ही रखना है। अब मैं थाने एक टेबल में बता दूंगा मामलो, देखो कि यहाँ देखो, अब एग्जाम्पल लो कोई भी एक, जैसे यहाँ A की जगह मैं 1 ले लूँ, B की जगह मैं 2 ले लूँ और C की जगह मैं 3 लिख लूँ, तो इनको मतलब है 1 और 2, 2 और 3 के बीच में पहली संक्रिया लगाओ, तो 2 तो हो रही हो और 3 हो रही हो, 2 और 3 के बीच में संक्रिया लगाओ, आंसर क्या आ गया 0। अब A की जगह 1 ले रखे है, तो 1 और 0 के बीच में संक्रिया लगाओ, कितना आओगे 1 ही आओगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, लिखना को नहीं था एग्जाम्पल, A की जगह 1 और B की जगह 2 और C की जगह 3 लिया, तो क्या आओगे अपने A B प्लस C करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो आए B प्लस C करो, 3 2 5 0 1 1 आ जाओ, और राइट हैंड साइड को मामलो कितो का होगा वो देख लो, अब देख लो वो आना चाहिए, आगे बीच में संक्रिया लगाओ, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 ने तो 3 ही लिखा, 5 नहीं पुग्यो को नहीं, 3 और 3 कितना हो जाएगा भाई 3 है, रिजल्ट आ गया, और बाद में C की जगह भी 3 है, तो 3 और 3 है 6, वो 5 ज्यादा हो गया तो घटा देंगे, एक दोनों साइडों बराबर है, दोनों साइडों बराबर हो जाए, आई लिखांगा सारणी से सहचर्यता गुणधर्म का पालन हो रहा है, आई बात लिखते हैं ऊपर, सारणी से सहचर्यता गुणधर्म का पालन हो रहा है, सारणी से लिखा ही साफ को नहीं, अरे मेरी सेट कर ली यार, समझ में आ ही जाएगी भैया, दिक्कत भाई मैं ऊपर लिख कौन मांडे करूँ, कई बारी के बोली बारी कौन मांडो, कह तो तय पर लगा दी समर्थ में, शहर पर यहीं पड़े रहे, देख लियो यार, आई थी तो सेट कर ही लियो। G3 तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखो पहले, डेफिनेशन सारा काम क्लियर हो जाएगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z5, तो डेफिनेशन हुआ A संक्रिया का सगा ई में आवे, सही पहली आवे सही बाद में आवे, नहीं तो वो ई पहली लगा दो और सही बाद में लगा दो, अगर बाद में लगाया तो यानी राइट हैंड साइड में तो राइट आइडेंटिटी है, और अगर पहले लगाया तो लेफ्ट साइड में लगाया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी है। वापस में रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ए,
अब देखो थोड़ी बात समझो, थे को क्या कोई भी ए ले लो, ए की जगह के लिए इसका होना Z5 को चाहिए, तो चार ही तो पांच ही तो एलिमेंट है, 0 उसका 1 उसका 2 उसका 3 उसका 4 उसका, तो यानी अगर 1 लियो तो रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए 1, 2 लियो तो क्या मिलना चाहिए 2, 3 लियो तो 3, 4 लियो तो 4। तो इनका मतलब डायरेक्ट ही देख लेनी कि एक टेबल में ऐसा देखो कि रो के नीचे कंप्लीटली 0 1 2 3 4 के जस्ट नीचे 0 1 2 3 4 ही आएगा, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4। अगर ऐसा कहीं मिल रहा है तो वो जिस एलिमेंट के कारण हो रहा है उस कॉलम को देख लो, वही एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, इसको मतलब आइडेंटिटी कौन है 0। तो यहाँ ई बराबर क्या आ जाएगा, 0 है क्या रे आपके पास, ये रहा साहब, तो 0 है ना Z5 पे, तो इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये नीचे लिख देना, सारणी से समर्थ गुणधर्म का पालन हो रहा है। अब 3 प्रॉपर्टी होगी साहब, चौथी प्रॉपर्टी और बताओ, चौथी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चौथी प्रॉपर्टी का नाम है प्रतिलोम या इनवर्स गुणधर्म, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हुआ है कि रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट लो Z5 को। अब देखो डेफिनेशन ध्यान देखियो, ओ अगर एलिमेंट है तो मान लियो कि एलिमेंट को इनवर्स कौन है, मान लियो अगली स्लाइड में बता दूं मैं, अगली स्लाइड में बता दूं, ठीक रहूंगा। इनवर्स प्रॉपर्टी Z5 इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद रखो कि कोई भी एक एलिमेंट लो पर सेट का होना चाहिए, सेट इस बार Z5 है, और मान लो कि इस ए एलिमेंट तो आपको पता ही है, इनवर्स ऑफ ए जो है वो बी है मान लो, तो अगर ये ए बी का इनवर्स है ना, तो ए जब भी संक्रिया में आएगा ना बी के साथ, इस संक्रिया के लिए बी इनवर्स है, तो आपको हमेशा अगर ये इनवर्स है तो आइडेंटिटी मिलेगा हमेशा, और आइडेंटिटी आपने तीसरी प्रॉपर्टी में निकाल रखी है। चाहे ये इनवर्स वाला एलिमेंट पहले लगा दो इस ए के, आपको तो पता ही है ए कौन है, ए के चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, तो बाद में आएगा तो वो कहलाएगा, अगर बी इनवर्स है तो मैं कहूंगा कि ए एलिमेंट का बी इनवर्स है, और वो राइट हैंड साइड में बैठा है इसलिए ये राइट इनवर्स है, और ए एलिमेंट है बीइंग इनवर्स है तो मतलब बीइंग वो लेफ्ट इनवर्स है। और याद रखियो दोनों एलिमेंट एक दूसरे का इनवर्स हुआ है। अब यहाँ पर देखा, अब देखो, अब फोरोल का है आपने, फोरोल का मतलब कोई भी का मतलब है कितना का एलिमेंट, 4 ही तो एलिमेंट है यार, 5 ही तो एलिमेंट है, 0 भी उसका, 1 भी उसका, 2 भी उसका, 3 भी उसका, 4 भी उसका। अब 0 ने क्या मैं ऐड करा, आई तो है ना, मतलब वही तो है कि 0 अगर एलिमेंट लियो तो 0 में +5 की सगा करा कि ई आ जाए, ई को मतलब आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी अभी तो निकाल के लेके आया 0 है साहब, आइडेंटिटी दिखा है ना 0 है, अभी तो निकाल के लेके आया, आई है आइडेंटिटी, ई को मतलब यू है, तो 0 का सामने 0 घटावा है, आइडेंटिटी है वो हर बार 0 कौन ढूंढना है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 0 ओ एलिमेंट है, यानी ए मान लियो ओ, तो ए का सामने 0 घटावा है और यो आइडेंटिटी है, 8 आइडेंटिटी 0 है, कई की सुना 1 मिल जाएगी, कई हम 2 मिल जाएगी, कई हम 3 मिलेगी, तो बा ई देखनी है, एक आवे नहीं जटा आइडेंटिटी तो बटा 1 चेक करांगा टेबल में, 2 आवे तो 2 चेक करांगा, 3 आवे तो 3 ही चेक करांगा, तो 8 0 है तो 0 चेक करांगा, इन 0 का सामने 0 घटाया है, किंग बजू आए हुए किंग बजू, तो इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अब लिख दो इस बात को कि 0 का इनवर्स कौन हो जाएगा, अरे यार ओ बहुत तगड़ो पंगुआई में, अब लिख दो इनवर्स ऑफ 0 कौन है 0, 0 का इनवर्स 0, तो 0 Z5 में कौन के है, इनवर्स ऑफ 1 सारा एलिमेंट का इनवर्स दिखा पहले तो, इनवर्स ऑफ 2 सारा एलिमेंट का इनवर्स लिखना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट को इनवर्स होना चाहिए, इसको कोई एलिमेंट ना हुआ जिसको इनवर्स तार का नहीं को नहीं, सही है कह दो कि साहब 1 और 2 और 3 को तो है, 4 को नहीं दिखा लियो ना को, 0 1 2 3 4 को 3 को है नहीं, 5 सामू 4 का तो निकाल ही दिया कम कम, इतनी तो बढ़ाई करो, अरे तो मैं कहूँ 4 ऑल लिखे है, 4 ऑल को मतलब है प्रत्येक एलिमेंट को होना चाहिए, ये ना हो कि 5 सामू 4 काट दिया बस एक रह क्यों, वो कोई बात नहीं, पड़ी हुआ तो पड़ी हुआ, यहाँ नहीं होना चाहिए, समझ रहे होगे मेरी बातें, ठीक है। तो 1 का इनवर्स देखो टेबल में देख लो बस, 1 का इनवर्स, तो 1 का सामने आइडेंटिटी घटा हुआ है आ रही, तो इनका इनवर्स कौन है 4 है, 2 को आ रही आइडेंटिटी तो 3 है, 3 को 2 है, और 4 को 1 है, 1 को 4 है, 1 को तो इनवर्स कौन है 4 है, 1 को इनवर्स तो है 4, वो भी तो है Z5 में, 2 को इनवर्स कौन है 3, वो भी है Z5 में, और 3 को इनवर्स कौन है, 3 को इनवर्स हो गया 2, वो भी Z5 में, और 4 को इनवर्स कौन है 1 और Z5 में। अब देख लो बोले, तो खुद देख लो, मैं यहाँ कहूँ अगर ए एलिमेंट है तो बी इनवर्स है, और अगर बी एलिमेंट मान लो तो ए इनवर्स है, तो देख लो एक एलिमेंट लियो है, एक को इनवर्स कितना है 4, भाई अगर ओ ए है तो ओ बी है, और अगर ओ ए तो ओ ए तो बी हो जान, तो एक दूसरे का इनवर्स होगा, ए अगर बी का इनवर्स है तो पक्का बी ए का इनवर्स ही होगा ग्रुप में, ये पक्की बात है, क्लियर है। तो ये चारों 500 प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर गया भाई, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मेरे पास है, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी एक्सेप्ट कर गया, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया अतः यही सिद्ध करना था,
Z5 इस संक्रिया के लिए +5 के लिए ग्रुप है। अब अगर मैं Z5 लिख के और सीधो प्लस कर देते तो ग्रुप हो जातोगे, फिर को नहीं होता, फिर क्लोजर ही को नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लस को मतलब तो जोड़ना ही है, और जोड़तो तो मैं क्या लिखता हूँ भाई, टेबल ही बनाता तो मैं, सीधी सी बात है, टेबल बनाता तो मैं 0 अंत 4 लिख देता हूँ। अब 1 + 4 करता तो 5 अंत 0 थोड़ी अंत आ संक्रिया है 0 है, अगर प्लस ऑन तोड़ है तो 1 और 4 5 अंत, और 5 है ही मेरे कन को नहीं, तो मतलब क्लोजर ही को नहीं होता, और क्लोजर को नहीं होता तो ग्रुप ही को नहीं होता, बस खत्म है काम। तो संक्रिया और सेट दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल साहब। अब हम दूसरी क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, छोटे बड़े क्वेश्चनों पे। ये लिखो आप एक बार के लिए, तब तक के लिए मैं सेट कर लेता हूँ इस वाले मामले को।